कहानी की शुरुआत होती है जॉन नाम के एक शख्स से, जो सालों से एक तबाह हो चुकी दुनिया में जीने की जद्दोजहद कर रहा था। 2 कॉमेट्स धरती से सीधे टकरा चुके थे। मैग्नेटिक स्टॉर्म्स लगातार बिगड़ते जा रहे थे। आसमान से मीटियोर फ्रैगमेंट्स बरस रहे थे। एक्सट्रीम क्लाइमेट, वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स ने पूरी धरती को चीर कर रख दिया था। समंदर से सैकड़ों फीट ऊंची लहरें उठ रही थीं। रेडिएशन इतना खतरनाक था कि किसी भी इंसान की जान चंद मिनटों में ले सकता था। जो थोड़े बहुत लोग बच गए थे, उनके बीच रिसोर्सेज की लड़ाई और इंसानी नीयत का सबसे स्याह पहलू भी सामने आने लगा था। कॉमेट इम्पैक्ट के 5 साल बाद जॉन अपने परिवार के साथ ग्रीनलैंड के एक अंडरग्राउंड बंकर में छुप कर रह रहा था। लेकिन अब उनके रिसोर्सेज लगभग खत्म हो चुके थे। बंकर में मौजूद हर इंसान समझ चुका था कि यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुका जा सकता। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना ही था। उस दिन जॉन हमेशा की तरह अपना प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बाहर वेस्टलैंड में निकल पड़ता है। एक सुनसान बीच पार करने के बाद उसे कोस्ट लाइन दिखाई देती है। वो तुरंत रेडियो पर अपने साथी को बताता है कि तट पर कई लाइफ बोट्स फंसी हुई हैं और थोड़ी दूर समंदर में एक पुराना जंग लगा डिस्ट्रॉयर शिप भी तैर रहा है। जॉन जहाज के निचले हिस्से में बने एक होल से अंदर जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई सप्लाईज या जिंदा इंसान नहीं मिलता। सिर्फ कुछ जली हुई लाशें दिखाई देती हैं। जब जॉन वापस लौटने लगता है, तभी उसे नेविगेशन लॉग बुक के अंदर दबा हुआ एक बैंगनी फूल मिलता है। 5 सालों में उसने कोई फूल नहीं देखा था। उसे लगता है कि उसकी वाइफ एली को ये फूल बहुत पसंद आएगा। तभी हेडसेट पर उसका साथी घबराकर वार्निंग देता है कि 1 मिनट के अंदर रेडिएशन स्टॉर्म वहां पहुंचने वाला है। जॉन जहाज से बाहर भागता है। पीछे मुड़कर देखता है तो एक विशाल काली स्टॉर्म वॉल तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अगर वो उसमें फंस जाता तो बचना नामुमकिन था। जॉन पूरी ताकत से बंकर की तरफ भागता है और रेडियो पर चिल्लाकर अपने साथी से दरवाजा जल्दी खोलने के लिए कहता है। गेट धीरे धीरे खुलना शुरू होता है, लेकिन रेडिएशन स्टॉर्म अब बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था। जैसे ही जॉन पूरी ताकत से छलांग लगाकर अंदर घुसता है, उसके पीछे बिजली का जोरदार धमाका होता है। थ्रेशोल्ड पार करते ही वो जोर से चिल्लाता है कि तुरंत दरवाजा बंद कर दो, वरना बाहर का घातक रेडिएशन अंदर आ जाएगा। गेट आखिरकार बंद हो जाता है और बाहर का खतरा अंदर आने से रुक जाता है। पूरी डीकंटेमिनेशन प्रोसेस के बाद जॉन अपना प्रोटेक्टिव सूट उतारता है और जमीन पर बैठकर गहरी सांसें लेने लगता है। अभी अभी मौत को इतने करीब से देखकर उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। कैंटीन में पहुंचकर वो बैंगनी फूल अपनी वाइफ एली को देता है। एली की आंखें चमक उठती हैं। 5 साल हो गए थे, उसे तो फूल की शक्ल तक याद नहीं रही थी। एली उसी बंकर की मैनेजर्स में से एक थी। एक मीटिंग के दौरान सब मॉनिटर्स के जरिए बाहरी दुनिया से मदद मांगने वालों को कैसे रिसीव किया जाए, इसी पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक सारी स्क्रीन्स स्टैटिक से भर जाती हैं। अगले ही पल पूरा बंकर जोरदार तरीके से हिलने लगता है। ये कोई सामान्य भूकंप नहीं था, बल्कि धरती की परत अचानक फटने लगी थी। एंट्रेंस के पास एक विशाल दरार खुल जाती है। चारों तरफ अलार्म्स बज उठते हैं और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ चीख पुकार गूंजने लगती है। जॉन तुरंत अपनी वाइफ एली और बेटे नेथन को लेकर जरूरी सप्लाई समेटता है और एग्जिट की तरफ भागता है। लेकिन मेन पैसेज पहले ही लोगों की भीड़ से पूरी तरह जाम हो चुका था। अच्छी बात यह थी कि जॉन को बाहर निकलने के दूसरे रास्ते अच्छी तरह पता थे। वो परिवार को लेकर बैक पैसेज की तरफ मुड़ता है, लेकिन वहां भी छत गिरनी शुरू हो चुकी थी। मलबा और धूल लगातार नीचे गिर रहे थे। बड़ी मुश्किल से तीनों बाहर निकल पाते हैं। बाहर का नजारा पूरी तरह तबाही से भरा हुआ था। लोग जान बचाने के लिए समंदर की तरफ भाग रहे थे, जहां बस कुछ ही लाइफ बोट्स बची थीं। यही अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। पहली बोट पहले से ही खचाखच भरी हुई थी, फिर भी लोग उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ज्यादा वजन की वजह से बोट पलट जाती है। ये देखकर जॉन अपने परिवार को लेकर आगे भागता है। रास्ते में उसे अपना एक दोस्त दिखाई देता है, जिसे कुछ लोग उसका प्रोटेक्टिव मास्क छीनने के लिए पानी में दबाए हुए थे। जॉन और एली दौड़कर उसे बचा लेते हैं। इसी अफरा तफरी में जॉन का अपना प्रोटेक्टिव मास्क भी कोई छीन लेता है, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। वो किसी तरह अपने परिवार के साथ दूसरी बोट तक पहुंच जाता है। बोट में चढ़ते ही अंदर मौजूद लोग चिल्लाने लगते हैं कि अगर और लोग चढ़े तो ये भी पलट जाएगी। दरवाजे पर खड़ा आदमी मजबूरी में तुरंत गेट बंद कर देता है। बाहर रह गए लोग बेबसी से बोट की दीवारें पीटते रहते हैं और मदद के लिए चीखते रहते हैं, लेकिन अब किसी के पास उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी नेथान जॉन का हाथ पकड़कर समंदर की तरफ इशारा करता है। जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो सैकड़ों फीट ऊंची पानी की एक विशाल दीवार सीधे उनकी तरफ बढ़ती दिखाई देती है। किनारे पर मौजूद लोग घबराकर चीखते हुए भागने लगते हैं।
लेकिन अगले ही पल वो महालहर सबको निगल जाती है। उनकी बोट भी उस लहर में बुरी तरह उछलने लगती है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया घूम रही हो। काफी देर बाद जाकर हालात थोड़े शांत होते हैं। जॉन एक डिटेक्टर से हवा की जांच करता है। रिजल्ट सामान्य आता है, इसलिए सब कई सालों बाद अपने मास्क उतारकर खुली हवा में सांस लेते हैं। लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। आइसलैंड पूरी तरह नक्शे से गायब हो चुका था। समंदर की धाराएं भी बदल चुकी थीं और कोई नहीं जानता था कि वो लंदन तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। रात को जॉन बार बार जागकर चारों तरफ नजर रखता है। अगली सुबह अचानक उनकी बोट का इंजन बंद हो जाता है। पूरी बोट अब बीच समंदर में बेबस तैर रही थी। अगर इंजन ठीक नहीं हुआ तो सबकी मौत तय थी। जॉन तुरंत इंजन रूम में पहुंचकर उसकी मरम्मत शुरू कर देता है। काफी मेहनत के बाद वो आखिरकार इंजन दोबारा चालू कर देता है। रात होने पर जॉन और नेथन आसमान की तरफ देखते हैं। जहां कभी चमकती हुई गैलेक्सी दिखाई देती थी, अब वहां अनगिनत मीटियर फ्रैगमेंट्स की एक अजीब चमकती हुई पट्टी फैली हुई थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और बोट में रखा सारा खाना खत्म हो जाता है। भूख से बेहाल लोग चुपचाप एक कोने में पड़े रहते हैं। तभी अचानक बोट किसी चीज से जोरदार टकराती है। जॉन बाहर निकलकर देखता है तो हैरान रह जाता है। उनकी बोट अब लहरों पर नहीं बल्कि एक डूबे हुए शहर की सबसे ऊंची स्काई स्क्रेपर की छत के पास आकर रुक गई थी। नीचे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। जॉन चारों तरफ नजर दौड़ाता है। कभी जिंदगी से भरा रहने वाला वो शहर अब सिर्फ कुछ ऊंची बिल्डिंग्स तक सिमट चुका था, जो किसी छोटे से टापू की तरह पानी से बाहर दिखाई दे रही थी। बाकी पूरा शहर समंदर में डूब चुका था। बिल्डिंग की बनावट देखकर जॉन पहचान जाता है कि ये लिवरपूल है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा था कि लिवरपूल को पूरी तरह खाली कर दिया गया है। जॉन हवा में मौजूद रेडिएशन लेवल चेक करता है। अच्छी बात यह थी कि वो जानलेवा नहीं था, लेकिन लंबे समय तक उसमें रहना फिर भी खतरनाक था। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित शेल्टर तक पहुंचना था। तभी दूर उन्हें कुछ इंसानी परछाइयां दिखाई देती हैं। जॉन अपने परिवार को लेकर उनकी तरफ बढ़ता है। थोड़ी देर बाद उन्हें रेफ्यूजीज का एक बड़ा ग्रुप मिलता है। लंबे समय तक रेडिएशन में रहने की वजह से उनकी स्किन पर अजीब निशान पड़ चुके थे। थोड़ी दूर एक ऊंची दीवार थी जहां हथियारबंद सोल्जर्स पहरा दे रहे थे। दीवार के ऊपर से एक ऑफिसर जोर से चिल्लाता है कि सिर्फ पास रखने वाले हाई ऑफिशियल्स को ही अंदर आने दिया जाएगा। एली तुरंत अपना टोकन दिखाती है। ऑफिसर इशारे से उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है। सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी जॉन का दोस्त घबरा जाता है क्योंकि उसका टोकन कहीं रास्ते में खो चुका था। वो दीवार की तरफ भागकर अपनी पहचान साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात बिगड़ते देख सोल्जर्स बिना देर किए एंट्रेंस पूरी तरह बंद कर देते हैं। इस बार जॉन का पूरा परिवार भी बाहर ही रह जाता है। तभी दूर आसमान का रंग बदलने लगता है और एक विशाल रेडिएशन स्टॉर्म उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। सब घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। जॉन अपनी वाइफ और बेटे को लेकर दौड़ पड़ता है। तभी किस्मत से एक गाड़ी वहां से गुजरती है। जॉन तुरंत ड्राइवर को रोककर लंदन तक छोड़ने की गुजारिश करता है। ड्राइवर कुछ पल उन्हें देखता है, फिर बदले में जॉन की रिस्ट वॉच मांगता है। जॉन बिना एक पल सोचे अपनी वॉच उतार कर उसे दे देता है। गाड़ी में बैठने के बाद वो बार बार ड्राइवर का शुक्रिया अदा करता है। इस तबाह दुनिया में किसी अजनबी का यूं मदद करना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन जॉन नहीं जानता था कि आगे उससे भी बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। गाड़ी लगातार लंदन की तरफ बढ़ती रहती है। काफी सफर तय करने के बाद ड्राइवर गाड़ी सड़क किनारे रोक देता है और सबको थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है। जॉन अभी गाड़ी से उतरा ही था कि उसे कुछ अजीब महसूस होता है। आसमान से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और जमीन भी असामान्य तरीके से कांपने लगती है। अपने अनुभव से जॉन समझ जाता है कि ये रेडिएशन स्टॉर्म नहीं है। वो सिर उठाकर देखता है तो दूर आसमान से अनगिनत फायरबॉल्स उनकी तरफ तेजी से आते दिखाई देते हैं। ये कॉमेट फ्रैगमेंट्स की भयानक मीटियर शावर थी। अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी। सब एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। टेम्परेचर अचानक बेतहाशा बढ़ जाता है। जलती हुई चट्टानें उल्का पिंडों की तरह चारों तरफ गिरने लगती हैं। हर टक्कर के साथ आग की लपटें और धूल का गुब्बार उठता है। अच्छी बात ये थी कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आती। हालात शांत होने के बाद सब मलबे में से काम का सामान इकट्ठा करते हैं और फिर लंदन की तरफ बढ़ जाते हैं। जल्द ही वो एली की माँ के घर पहुंच जाते हैं। इतने सालों बाद अपनी बेटी, दामाद और नाती को देखकर माँ की आंखें भर आती हैं। वो तीनों को कसकर गले लगा लेती हैं। माँ का घर काफी अच्छी तरह प्रोटेक्टेड था। हालांकि पानी और बिजली बंद हो चुकी थी, फिर भी उसने और कुछ बाकी लोगों ने किसी तरह गुजारा कर लिया था। जॉन का परिवार आखिरकार राहत की सांस लेता है। आराम करते वक्त एली को अचानक बाथरूम से
तेज खांसी की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखती है तो सिंक के पास खून के निशान दिखाई देते हैं। जॉन समझ जाता है कि अब सच छिपाना मुमकिन नहीं रहा। बंकर में रहते वक्त डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि जिस दिन खून वाली खांसी शुरू हो जाए उसके बाद बस 6 से 8 हफ्तों का वक्त बचता है। शायद ये बार बार रेडिएशन के संपर्क में आने का असर था। एली एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो जाती है। इस तबाह दुनिया में भी अपने सबसे प्रिय इंसान को खोने का सच स्वीकार करना उसके लिए नामुमकिन था। जॉन उसे गले लगाकर कहता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकते, उन्हें जल्द से जल्द ऐसी जगह पहुंचना होगा जहाँ उनका परिवार सुरक्षित रह सके। अगले दिन वो माँ को अलविदा कहते हैं। जाने से पहले माँ जॉन के हाथ में एक गन थमा देती है और बार बार कहती है कि वो एली और नेथन का हर हाल में ख्याल रखे। सब फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। लंदन पहुंचने के लिए उन्हें एक जंगल पार करना था। शुरुआत में सब कुछ शांत रहता है, लेकिन रात होते ही अचानक उनके साथ चल रही एक लड़की के सिर में गोली लग जाती है और वो वहीं गिर पड़ती है। जॉन तुरंत गाड़ी से उतरकर सतर्क हो जाता है। अंधेरे से आवाज आती है कि वो गाड़ी छोड़ दे। अच्छी बात ये थी कि जॉन के पास गन थी, इसलिए वो तुरंत जवाबी हमला करता है। शायद हमलावर उन्हें कमजोर समझ बैठे थे। जॉन जल्दी ही बाईं तरफ वाले शख्स को मार गिराता है, लेकिन दाईं तरफ वाला बेहद सतर्क था और सामने नहीं आ रहा था। जैसे ही जॉन निशाना लगाकर ट्रिगर दबाता है, उसकी गन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। ठीक उसी नाजुक पल एली जमीन पर पड़ी एक गन उठा लेती है और आखिरी हमलावर को भी खत्म कर देती है। सुबह होते ही सब उस लड़की को दफनाकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी असली डेस्टिनेशन अब भी अनजान थी। गाड़ी काफी देर तक सुनसान पहाड़ी रास्तों पर चलती रहती है। तभी अचानक उन्हें आगे कई गाड़ियां रुकी हुई दिखाई देती हैं। जॉन बाहर उतरकर देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। एक विशाल दरार पूरी सड़क को बीच से तोड़ चुकी थी। अब आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। गहरी खाई के ऊपर लटकी एक साधारण रोप लैडर और हवा भी लगातार तेज होती जा रही थी। जॉन देर नहीं करता। वो नेथन से कहता है कि नीचे मत देखना, तभी डर नहीं लगेगा। सबसे पहले वही उस झूलती हुई रोप लैडर पर चढ़ता है। जैसे ही उसका पैर डगमगाती रस्सी पर पड़ता है, सबके मन में डर घर कर जाता है। एली भी उसके पीछे पीछे कांपते हुए चढ़ती है। तभी एक बेहद तेज हवा का झोंका आता है। तीनों बुरी तरह हिलने लगते हैं और लगभग गिरने ही वाले थे। हवा की सीटी और झूलते लैडर की आवाज के बीच वो रस्सी को कसकर पकड़े रहते हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद हवा थोड़ी शांत होती है और सब जल्दी जल्दी दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। आगे एक और भी कमजोर लैडर था जिसे हाथों और पैरों के सहारे रेंगते हुए पार करना था। जॉन अपनी वाइफ और बेटे को पहले भेजता है और खुद सबसे पीछे रहता है। हर हलचल पर लैडर से डरावनी चरमराहट सुनाई देती थी। जैसे ही सब बीच तक पहुंचते हैं, जमीन जोर से कांपने लगती है और पूरा लैडर पागलों की तरह झूलने लगता है। बगल वाले डीले हिस्से की वजह से बाईं तरफ का लैडर उखड़ने लगता है। एक साथी पूरी तरह घबरा जाता है और पकड़ बनाए हुए दूसरे आदमी को धक्का दे देता है। बेचारा कुछ समझ पाता उससे पहले ही गहरी खाई में गिर जाता है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। जब उसे लगता है कि उसका लैडर भी टूटने वाला है, तो वो जॉन के परिवार वाले लैडर की तरफ बढ़ने लगता है। जॉन तुरंत आगे बढ़कर उसे रोक लेता है। एली की मदद से दोनों नेथन को कसकर पकड़ते हैं और पूरी ताकत लगाकर दूसरी तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही तीनों सुरक्षित जमीन पर पहुंचते हैं, पूरा झूलता हुआ ब्रिज लैडर जोरदार आवाज के साथ टूटकर नीचे गिर जाता है। काफी देर तक चलते रहने के बाद भी उन्हें वो आदर्श जगह नहीं मिलती जिसकी तलाश थी। चारों तरफ सिर्फ जली हुई जमीन दिखाई देती है। तभी अचानक एक बंदूकधारी शख्स सामने आ जाता है। जॉन तुरंत हाथ ऊपर उठाकर अपना नाम बताता है और यहाँ आने की पूरी वजह समझाता है। हैरानी की बात, उनकी बात सुनते ही वो शख्स अपना हथियार नीचे कर देता है और उन्हें अपने सीक्रेट बेस में ले जाता है। ये बेस उत्तरी फ्रांस के एक शहर में था। वहाँ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। जब उसे पता चलता है कि जॉन अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहा है, तो वो बताता है कि ऐसी जगह सच में मौजूद है जिसे द क्रेटर कहा जाता है। लेकिन वहां तक जमीन के रास्ते पहुंचना नामुमकिन था क्योंकि पूरे इलाके में बची हुई मिलिट्रीज लगातार लड़ रही थीं। थोड़ी देर बाद वो अपनी जेब से एक फोटो निकालकर जॉन को देता है और बताता है कि यही उनका पास है। अगर इसे चेक पॉइंट पर मौजूद ऑफिसर को दिखा दिया जाए तो वो उन्हें सुरक्षित आगे जाने देगा। फिर वो जॉन से एक और गुजारिश करता है। वो चाहता था कि उसकी बेटी कमील को भी अपने साथ द क्रेटर ले जाए क्योंकि अब वही जगह इंसानों के भविष्य की आखिरी उम्मीद थी। एली तुरंत हामी भर देती है और सब दोबारा अपनी गाड़ी में बैठकर सफर शुरू कर देते हैं। लेकिन रास्ते में जॉन की खांसी और भी बढ़ जाती है। जैसे ही वो थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं, तभी हथियार बंद लोगों का एक ग्रुप उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। उनकी बंदूकें सीधे जॉन और उसके परिवार की तरफ तनी हुई थीं। एक सोल्जर गुस्से में कहता है कि किसी भी सिविलियन को इस इलाके से गुजरने की इजाजत नहीं है। कमिल तुरंत फ्रेंच भाषा में उन्हें अपना मकसद समझाती है। उसकी बात सुनते ही सोल्जर्स का रवैया नरम पड़ जाता है। रात होने पर वही सोल्जर्स उन्हें आगे के सबसे खतरनाक हिस्से को पार कराने का फैसला करते हैं। वो बताते हैं कि आगे का रास्ता सीधा द क्रेटर तक जाता है, लेकिन वहाँ दिन रात लड़ाई चलती रहती है और गोलियां कभी नहीं रुकती। अंधेरे का फायदा उठाकर वो चारों को बार्ब्ड वायर के नीचे से रेंगते हुए बैटलफील्ड के किनारे तक ले जाते हैं। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। पास ही लगातार धमाके हो रहे थे
और मिट्टी व मलबा हवा में उड़ रहा था। सब झुककर सोल्जर के पीछे पीछे दौड़ते हैं। उनके सिर के ऊपर से गोलियां सीटी बजाती हुई गुजरती रहती हैं। हर पल किसी शेल का शिकार बनने का खतरा था। जॉन पूरे रास्ते नेथन और एली का हाथ कसकर पकड़े रहता है। कमील भी बिना एक शब्द बोले हिम्मत के साथ आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार सब क्रेटर होल्स पार करके कुछ लाशों के पास से गुजरते हुए एक अपेक्षाकृत सुरक्षित इलाके तक पहुंच जाते हैं। सांसें फूलती हुई सोल्जर उन्हें बताता है कि आगे फोटो वाले ऑफिसर को ढूंढ लेना, वही उन्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। जॉन उसका धन्यवाद करता है और पूरी रात सफर जारी रखता है। सुबह होते होते वो ऑफिसर के कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें बताया जाता है कि सामने वाला पहाड़ पार करते ही द क्रेटर है, लेकिन पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो ऑफिसर तो पहले ही युद्ध में मारा जा चुका था। मजबूर होकर जॉन कैंप के कमांडिंग ऑफिसर से मिलने चला जाता है। कमांडिंग ऑफिसर जब जॉन की बीमारी और उसकी बची हुई जिंदगी के बारे में सुनता है तो उसे उस पर तरस आ जाता है। वो पास खड़ी एक पुरानी बस की तरफ इशारा करके कहता है कि इसी से द क्रेटर तक पहुंचा जा सकता है। इतना कुछ सहने के बाद अब जॉन की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बचा था, किसी भी कीमत पर अपनी वाइफ और बेटे को सुरक्षित जगह तक पहुंचाना। लेकिन आगे का रास्ता अब भी उतना ही खतरनाक था। तभी बस चलते चलते अचानक एक जोरदार धमाका होता है। सुरक्षा दे रहा सोल्जर बस से उतरकर हमलावरों से लड़ने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में मारा जाता है। बाकी हमलावर बस के अंदर घुस आते हैं और सबको नीचे उतरने का हुक्म देते हैं। जॉन एली का हाथ कसकर पकड़ता है और धीरे से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नेथन को हर हाल में द क्रेटर तक पहुंचाना है। अगले ही पल बस के अंदर भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कई पैसेंजर्स मिलकर एक हमलावर को काबू कर लेते हैं। तभी अचानक 2 गोलियां चलती हैं और सब सन्न रह जाते हैं। कुछ पल बाद जॉन खुद बस का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। एली राहत की सांस लेने ही वाली थी कि उसे जॉन बुरी तरह लड़खड़ाता हुआ दिखाई देता है। जब जॉन अपने हाथ हटाता है तो उसके पेट में लगी गोली साफ दिखाई देती है और वहां से लगातार खून बह रहा था। वो दांत भींचकर सिर्फ इतना कहता है कि वो अभी चल सकता है। एली तुरंत ड्राइवर की सीट पर बैठती है और बस को द क्रेटर की तरफ बढ़ा देती है। लेकिन कुछ दूर जाकर बस रुक जाती है और सबको पैदल चलना पड़ता है। सब मिलकर घायल जॉन को सहारा देते हुए धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ते हैं। लंबे और मुश्किल सफर के बाद आखिरकार वो ऊपर पहुंच जाते हैं। सामने का नजारा देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। क्रेटर के अंदर एक हरी भरी दुनिया बसी हुई थी। चारों तरफ पेड़ पौधे, साफ नीली झील और हरियाली फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया को तबाह करने वाली वो महाविनाशकारी आपदा यहाँ कभी पहुंची ही न हो। लेकिन जैसे ही पूरा परिवार इस खुशी में खो जाता है, जॉन की बची हुई ताकत भी जवाब दे देती है। वो चुपचाप जमीन पर गिर पड़ता है। अपनी आखिरी सांस तक उसने अपने परिवार से किया हुआ वादा निभाया और उन्हें सुरक्षित द क्रेटर तक पहुंचा दिया। यहीं ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली और भी दिलचस्प कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।